सभी विद्यार्थियों का रामानंद क्लासेज में स्वागत है। और जिन स्टूडेंटों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज हम जो है भूसंपर्कन का अर्थ, कितने प्रकार के भूसंपर्कन, आपके किस स्थान पर कौन सा प्रयुक्त किया जाता है और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो है फैक्ट जो आपके कंपैरेटिव एग्जामों में विशेषकर पूछे जाते हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है कि भूसंपर्कन होता क्या है या किसे कहते हैं। यदि कोई परपथ में यानी किसी सर्किट में दोष होता है, अब दोष विशेष करके जो आपका युक्तियों को नुकसान पहुंचाता है वो लघु पथन है, यानी शॉर्ट सर्किट। दूसरा यह है कि आपकी युक्ति जो परपथ में जुड़ी हुई हैं उनका रोधन स्तर यानी इंसुलेशन लेवल वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो उस स्थिति में उस स्थान से क्षरण धारा उत्पन्न होती है, लीकेज उत्पन्न होता है, लीकेज करंट होती है, जो मनुष्य को, ह्यूमन बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक का कारण बनती है। तो किसी परपथ में शॉर्ट सर्किट के समय और रोधन स्तर क्षरित होते समय या क्षरण के समय जो है किसी इलेक्ट्रोड द्वारा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन्स को भूमि में पहुंचाना और उस युक्ति या निकाय की या सर्किट की वोल्टता को या विभव को शून्य स्तर पर पहुंचाना के लिए जो आप परिपथ में व्यवस्था करते हैं वो अर्थिंग कहलाता है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये आता है कि भूसंपर्कन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि न्यूट्रल यानी उदासीन चालक और भूमि के बीच 250 वोल्ट का वोल्टता स्तर अगर तैयार कर दिया जाए तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक से सुरक्षा मिलती है। एक महंगे चालक, एक्सपेंसिव कंडक्टर, हम पैसों से महंगे आते हैं, ऐसे कंडक्टरों को महंगे नहीं कहेंगे, जो वोल्टेज की खपत करते हैं ज्यादा, वो महंगे चालक कहलाते हैं। तो ऐसे चालकों को यदि हम भूसंपर्कित कर देते हैं तो प्रचालन वोल्टता कम हो जाती है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भूसंपर्कन अगर आपने 250 वोल्ट वाले परिपथ को किया है तो उसमें जुड़ी हुई युक्ति भूसंपर्कन के बाद 230 वोल्ट पर ही प्रचालित हो जाएगी, यानी 10 वोल्ट की आपको बचत हो जाती है। और अगर 415 वोल्ट 3 फेज में अर्थिंग किया है आपने तो आपकी वो युक्ति 400 वोल्ट पर प्रचालित हो जाती है। अब भू संपर्कन के लिए जो मेन बात आती है कि एक आपको भू इलेक्ट्रोड चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? भू इलेक्ट्रोड।
और भू इलेक्ट्रोड जो अर्थिंग के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वो जीआई या इस्पात और तांबे के यानी कॉपर के हो सकते हैं। आप जो है इलेक्ट्रोड को गैल्वेनाइज आयरन का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं या कॉपर का ले सकते हैं। और अब देखिए कि भू इलेक्ट्रोड के प्रकार क्या है, यानी भू संपर्कन कितने तरीके से आप करते हैं। तो भू इलेक्ट्रोड 3 प्रकार के होते हैं। एक प्लेट या ग्रिड नुमा, एक कौन सा होता है, प्लेट या ग्रिड नुमा, जो विद्युत संयंत्रों पर भू इलेक्ट्रोड स्थापित किए जाते हैं। वो कौन से होते हैं, प्लेट या ग्रिड नुमा। दूसरे आपके पाइप प्रकार के भू इलेक्ट्रोड स्थापित किए जाते हैं। तो पाइप प्रकार के भू इलेक्ट्रोड जीएसएस, सब ग्रिड स्टेशन, जीएसएसओ पर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस प्रकार के भू इलेक्ट्रोड स्थापित करोगे, तो पाइप प्रकार। और आपसे यह पूछ लिया जाए कि आप घरेलू अधिष्ठापन या वाणिज्यिक अधिष्ठापन यानी कॉमर्शियल या आपके डोमेस्टिक में किस प्रकार के भू इलेक्ट्रोड आप प्रयुक्त करते हैं, तो 6 प्रकार। ये घरेलू और वैद्युतिक, वाणिज्यिक यानी जिस चीज में भू इलेक्ट्रोड प्रयुक्त किए जाते हैं। अब आपका जो सबसे मेन कार्य है वो या तो आप ग्रिड स्टेशनों पर भू इलेक्ट्रोड स्थापित करेंगे या आप जो है विद्युत संयंत्रों पर भू इलेक्ट्रोड स्थापित करेंगे। तो मेनली जो डिटेल है हमारी वो प्लेट या ग्रिड नुमा की देखेंगे हम और पाइप प्रकार की देखेंगे, जिसमें हमको क्या नियम ध्यान रखना है। एक तो ये ध्यान रखना है कि अगर विद्युत व पावर स्टेशनों पर, इलेक्ट्रिक या शक्ति संयंत्रों पर, यह भी कह सकते हैं हम कि प्रकाश और पंखा परिपथ और लाइटिंग पॉइंट और पावर पॉइंट के लिए अर्थिंग अलग अलग होगी। उनके जब अर्थिंग की जाती है तो उस स्थिति में अर्थिंग का प्रतिरोध, यह आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि विद्युत व पावर में अर्थिंग प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए। 1 ओम। और
पावर स्टेशनों पर शक्ति संयंत्रों पर जहां विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है वहां भू प्रतिरोध का मान आपसे काफी बार पूछा जा चुका है, वो 0.5 से 1 ओम तक, यानी 0.5 से कम नहीं और 1 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अन्य अगर कोई भी हैं विद्युत की युक्तियां या सर्किट, उनके लिए भू प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो 2.5 ओम से 5 ओम के बीच रखी जाती है। तो ये आपको विशेष 3 क्वेश्चन है जो आपको प्री या मेन में मिलेंगे। अब देखिए, प्लेट या ग्रिड नुमा जो हमारे भू इलेक्ट्रोड हैं, प्लेट या ग्रिड नुमा आपके भू इलेक्ट्रोड हैं, उनका साइज 60 cm इंटू 60 cm इंटू 6.3 mm, ये आपके जो है कॉपर का यदि भू इलेक्ट्रोड आप काम में ले रहे हैं, सॉरी उसका स्टील का, तो इतना साइज होना चाहिए। अगर आप कॉपर का या जीआई का ले रहे हैं तो 60 cm इंटू 60 cm इंटू आपका जो है वो 3.18 mm जीआई और कॉपर के लिए अगर बना है, यह आपको ध्यान रखना है। और भू इलेक्ट्रोड की लंबाई 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। यह आपको विशेष करके प्लेट या ग्रिड नुमा उसमें ध्यान रखना है। एक आपको यह भी बात याद रखनी है कि इनकी मोटाई 6.3 स्टील के लिए और mm, और जीआई और कॉपर के लिए 3.18 mm प्लेट की मोटाई होनी चाहिए। तो अगली बात जो हम करते हैं वो हम बात कर रहे हैं पाइप प्रकार के की। पाइप प्रकार का भू इलेक्ट्रोड जो है वो आपका जो नलिका पाइप यानी आपका यूज किया जाएगा उसका व्यास काफी पूछा जाता है और वो 38 mm फिक्स, तो आपका ये 38.2 mm होता है, लेकिन आपको वहां पर ऑप्शनों में 38 mm ही मिलता है। अगर आपका किसका है स्टील का, तो उसके लिए आपको फिर व्यास 16 mm का प्रयुक्त किया जाना है। अब देखिए कि जीआई के लिए आपको ये 38 mm लेना है। अब बात आती है कि जो पाइप प्रकार के भू इलेक्ट्रोड हैं
उनमें जो आपका भू अविच्छिन्नता चालक ECE, ये आप प्लेट या पाइप दोनों के लिए याद रखेंगे कि भू अविच्छिन्नता चालक अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर ECC, आप जो है अगर तांबे का प्रयोग करते हैं तो 1.5 mm स्क्वायर का चालक होना चाहिए। कॉपर के लिए कितना होना चाहिए? ECE का मान 1.5 mm स्क्वायर। अगर एल्यूमिनियम का है तो फिर आपको ये 2.5 mm स्क्वायर का लेना होगा, 2.5 mm स्क्वायर का। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। ये सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भू संपर्कन से संबंधित सारी बातें आपकी 3043 जो 1956 में हमारे विद्युत अधिनियम लागू किया गया था, उसमें भू संपर्कन से संबंधित एक अलग ही पुस्तिका जारी की गई थी और उसे प्रत्येक उपभोक्ता को भी उपलब्ध कराया गया था उस समय। अब देखिए ECE में जो वायर प्रयुक्त किया जाएगा, अगर आप तांबे का लेते हैं, किसका लेते हैं? तांबे का, और 1.5 mm स्क्वायर मोटाई का है वायर, तो उस स्थिति में ECC जो एल्यूमिनियम का कॉपर है, एल्यूमिनियम है और आपका GI है, उनका क्या क्रम होगा कि 1.5 कॉपर के लिए, फिर 2.5 आप mm स्क्वायर एल्यूमिनियम के लिए, और GI के लिए आपको 1.5 mm स्क्वायर लेना पड़ेगा। अगर आपने कॉपर वायर जो है वो 2.5 mm स्क्वायर व्यास का लिया है तो उसके लिए ECC का जो साइज है वो 1.5 कॉपर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए वही 2.5 और GI के लिए वही 1.5 होगा। लेकिन यदि ये आपका 10 mm स्क्वायर है वायर की मोटाई, तो फिर कॉपर के लिए ECE 5 mm स्क्वायर और एल्यूमिनियम के लिए 5 mm स्क्वायर और GI के लिए ये आप 10 mm स्क्वायर लेंगे। तो आगे जो महत्वपूर्ण बात है उसकी हम जो बात कर रहे हैं कि भवन से अर्थ की दूरी आपसे पूछी जाती है। भवन की अर्थ से दूरी वो आपकी 1.5 मीटर होनी चाहिए, 1.5 मीटर होनी चाहिए। अब देखिए अगर परिपथ धारा के आधार पर आपको देखना है, किसके आधार पर? परिपथ धारा के आधार पर। ये जो मैंने बातें बताई हैं इनको नोट कर लीजिएगा और एग्जाम में आप 100% इनको पाएंगे। अगर आपकी परिपथ करंट 15 एम्पियर है, कितनी है? 15 एम्पियर, तो
एस डब्ल्यू जी जो आपको जीआई या कॉपर के लिए वायर प्रयुक्त करना है वो नंबर 14 SWG का प्रयोग करना है। अगर यही आपकी 20 एम्पियर है सर्किट करंट तो आपको 12 SWG यानी नंबर 12 का कॉपर वायर या जीआई वायर का प्रयोग करना है। अगर यही करंट 30 से 60 एम्पियर हो जाती है तो फिर आपको जो वायर काम में लेना है कॉपर या जीआई का वो नंबर 10 SWG का लेना है। और ये करंट अगर आपकी 100 एम्पियर है तो फिर आपको 8 SWG यानी नंबर 8 का कॉपर या जीआई वायर लेना है। अब देखिए भू नियोजन के लिए जो अनुमोदन प्रतिरोध होता है जिसमें भूमि का प्रतिरोध और ईसीसी का प्रतिरोध जोड़ा जाता है और फिर निकाला जाता है। अब देखिए भू संपर्कन से कुछ संबंध महत्वपूर्ण और भी प्रश्न हैं जो कंपैरेटिव एग्जामों में पूछे गए हैं, तो उनको देखिए आप कि एक तो ये पूछा जाता है कि भू इलेक्ट्रोड के चारों ओर खनिज लवण और काठ कोयला यानी कि लकड़ी का कोयला और खनिज लवण यानी नमक NaCl की परत बनाने का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य होता है भूमि की नमी को बनाए रखना, या तो ये ऑप्शन मिलेगा आपको, या भू प्रतिरोध के मान को कम करना। अब भू इलेक्ट्रोड के चारों ओर समान तीलियां यानी स्पाइक हम लगाते हैं और भूमेगर से भू इलेक्ट्रोड का मापन करते हैं, भू इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध का मापन करते हैं। तो भू इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध का मापन करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? भूमेगर का। अब भूमेगर में दो कॉइल होती हैं, एक प्रेशर कॉइल और एक करंट कॉइल यानी कि विभव कुंडल और धारा कुंडल। जब आप मेगर को घुमाएंगे तो मेगर की डीसी और भूमि की एसी के कारण आपके मेगर की सुई कंपन करना शुरू कर देती है। इस कंपन को कम करने के लिए या पाठ्यांक शुद्ध प्राप्त करने के लिए आप मेगर के हैंडल की चाल को कम या अधिक कर सकते हैं, या फिर परमानेंटली आपको जो उपाय है वो ये है कि भूमेगर की जो डीसी है उसको करंट कन्वर्टर, जिसे धारा विपर्यायक कहा जाता है, निम्मी में क्या कहा जाता है? धारा विपर्यायक, करंट कन्वर्टर,
की सहायता से एसी में बदल दिया जाता है। तो आशा है आपको भू संपर्कन से संबंधित ये वीडियो पसंद आई होगी। जहां तक मैंने मेरा पूरा बेस्ट देने का कोशिश किया है कि आपको कंपैरेटिव एग्जाम में भू संपर्कन से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, पिछली वीडियो और इस वीडियो के माध्यम से आप उन सभी का आंसर दे सकते हैं। तो जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन पर प्रेस करें, जिससे आपको आगामी वीडियोज का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और जितना हो सके अपने फ्रेंडों को शेयर करें, जो अधिक से अधिक लाभ वो प्राप्त कर सकें। थैंक्स।